नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया करियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए यानी स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट में ड्रॉप किए हैं, उन बच्चों के लिए मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मैंने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का 4 लेक्चर कर लिया है। अब मैं ये 5वां लेक्चर लेके आया हूँ। लास्ट लेक्चर यानी चौथे लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को शुरुआत किया था। उसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था, डायग्राम के साथ मैंने हर चीज़ को बताया था, लेकिन कुछ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का छूट गया था। मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करना चाहता हूँ, जहाँ से कि डायरेक्टली जो डीप बातें हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो जैसे कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को मैं नहीं बताया था। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं बता दूं और उसको बताते हुए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी सारा चीज़ करके सारा एलिमेंट्री कैनाल को आज ख़त्म करूं। तो देखिए बच्चों, जहाँ तक होता है पॉसिबल वहाँ मैं करूँगा। तो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर में। तो जैसे कि मैं हेडिंग डाला हूँ, स्ट्रक्चर्स विच प्रेजेंट इन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको मैंने सबसे पहला तो सर्कुलर फोल्ड्स होता है, जिसको आप प्लाको सर्कुलराइज बोलते हैं या उसी को फोल्ड्स ऑफ क्रिकर रिंग बोलते हैं, कर्क रिंग बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है विलाई, तीसरा स्ट्रक्चर है मैक्रोविलाई, और चौथा एक ग्लैंड होता है जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है क्रप्ट ऑफ लीवर खून। क्रप्ट ऑफ लीवर खून, जो विलाई के बीच बीच में प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड। तो ये कुल मिला के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे पहला जिसको हम सर्कुलर फोल्ड्स या प्लाइको सर्कुलराइज या फोल्ड ऑफ कर्करिंग बोले, दूसरा स्ट्रक्चर विलाई, तीसरा स्ट्रक्चर मैक्रोविलाई, और चौथा एक ग्लैंड होता है जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं, उसी का नाम है क्रप्ट ऑफ लीवर खून, जो कि पिलाई के विलाई के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जैसे कि मैं आप लोगों से वादा किया हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ाऊँगा तो डायग्राम बेस्ड पढ़ाऊँगा ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। तो मैं डायग्राम बना के आपको ये सारे स्ट्रक्चर को बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, देखिए बच्चों, अब मान लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर वाल है, ठीक है, वाल है। तो चूंकि वो सिलेंडरिकल होता है ना, बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट वाल, और इस वाल के अंदर में देखिएगा, तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को कभी देखने का मौका मिले तो अंदर में वाल अगर देखिएगा तो वहाँ आपको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। इस एक स्ट्रक्चर को हम प्लाइका कहते हैं बच्चों। और ऐसा ऐसा प्लाइका देखिए बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ऐसा बहुत सारा है। हमने तो 6 ही बनाया है, लेकिन ऐसा तो बहुत सारा पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाइका। फर्दर एक प्लाइका को निकालिए, यहाँ से काट कर एक प्लाइका को निकालिए और फिर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बिल्कुल आपको ये प्लाइका ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा मैं बना रहा हूँ बच्चों। देखिए मैं बना रहा हूँ बच्चों। यानी एक प्लाइका को मैंने जब निकाल के देखा तो उस प्लाइका में भी दिखा क्या? फोल्ड दिखा। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ये इस तरह पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह का फोल्ड है। एक फोल्ड को हमने बोला प्लाइका। अब फर्दर एक प्लाइका को निकाल के मैंने देखा तो उस प्लाइका में भी छोटे 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 फोल्ड हैं। यही फोल्ड इसका एक, अब देखिए पूरे फोल्ड को हमने जैसे प्लाइका बोला, अब प्लाइका में भी जो फोल्ड है इसके एक फोल्ड को हम बोलते हैं, एक फोल्ड को हम बोलते हैं विलाई। देखिए बच्चों, यानी विलाई कहाँ होता है? प्लाइका में होता है। विलाई एक तरह का फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लाइका में प्रेजेंट होता है। और प्लाइका कहाँ होता है? प्लाइका एक तरह का फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में होता है।
क्लियर। यानी कि ये पूरे के पूरे की बात किया जाए तो पूरा स्ट्रक्चर एक तरह का क्या है, प्लाइका है। अब प्लाइका में भी जो फोल्ड मिला, एक फोल्ड को हमने क्या बोला, विलाय, यानी इस तरह का विलाय पूरे प्लाइका में होता है। क्लियर बच्चों। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये पूरे प्लाइका जिस टिश्यू से बना होता है उस टिश्यू को वो इपिथेलियम टिश्यू है। और किस तरह का इपिथेलियम टिश्यू भी बहुत तरह का होता है। इस इपिथेलियम टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल कॉलुमनर इपिथेलियम टिश्यू, जिसमें ब्रश बॉर्डर है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। इसी वजह से हम इस तरह के टिश्यू को बोलेंगे सिंपल कॉलुमनर विथ ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। क्लियर बच्चों। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं बच्चों, मान लेते हैं ये आपका पूरे का पूरे एक सेल है, वो टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है। ये टिश्यू है। क्लियर बच्चों। इस टिश्यू में भी फर्दर क्या है बच्चों, इस टिश्यू में भी फर्दर क्या है, फोल्डिंग है। ये देखिए छोटे 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 फोल्डिंग है। तो इसका मतलब ये जो मैंने टिश्यू बनाया है ये वाला, ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, ये प्लाइका को ही हमने खींच के एक लंबा बनाया है। यानी ये इसी वाले पोर्शन को मैंने खींच के लंबा करके बनाया है। तो इसका मतलब ये जो खींच के जो लंबा करके बनाया है, ये एक तरह का प्लाइका को ही खींचा है। यानी कि अब ये जहाँ पे प्लाइका में जो फोल्डिंग था, अब ये फोल्डिंग नहीं रहा, ये खींच के लंबा किया। और इस फोल्डिंग में भी मैंने देखा तो फर्दर इस फोल्डिंग में भी छोटे छोटे फोल्डिंग मिला। ध्यान से बच्चों, मैंने क्या किया, समझिए, प्लाइका को नहीं बल्कि हमने पूरे प्लाइका को खींचा, तो इसका मतलब विलाय भी टाना, पूरे एक्सटेंड हुआ। अब ये फोल्डिंग विलाय के अंदर नहीं बचा। और जब ये एक्सटेंड किया तो इस प्रत्येक विलाय के अंदर में भी क्या मिला हमको, फोल्डिंग। जिस तरह प्लाइका को हमने जब देखा तो उसके अंदर देखा फोल्डिंग, जिसको हमने विलाय बोला। अब फिर हमने प्लाइका को और खींचा, विलाय एक्सटेंड हुआ, तो विलाय में भी दिखा हमको छोटे छोटे, जो मैंने रेड कलर से छोटे छोटे फोल्डिंग दिखा। इस फोल्डिंग को ही हम कहते हैं, इस फोल्डिंग को ही हम कहते हैं मैक्रोविलाय। मैक्रोविलाय यानी इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। और ये जो फोल्डिंग है, और इसका मतलब ये वाला जो टिश्यू जिसको हमने एक्सटेंड करके बड़ा किया है, ये टिश्यू कौन सा टिश्यू है बच्चों, इपिथेलियम। किस तरह का इपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर विथ ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम। क्लियर हुआ बच्चों। ओके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो विलाय है, जो पूरे प्लाइका के अंदर होता है फोल्डिंग, जिसको हम विलाय बोलते हैं। अब विलाय के भी अंदर होता है छोटे छोटे फोल्डिंग, जिसको हम मैक्रोविलाय बोलते हैं। इस वाले फोल्डिंग, ये जो है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसको हम खींच के थोड़ा सा बनाना चाहते हैं नीचे, और उसमें फिर फर्दर देखना चाहते हैं कि उसमें क्या होता है। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से मैं दिखाना चाहता हूँ इस डायग्राम को। ये देखिए, मैं सोला के बनाता हूँ थोड़ा सा। ये जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये क्या है, ये विलाय है, ये विलाय है। अब ये तो विलाय होता ही है। अब बीच बीच में थोड़ा सा फोल्डिंग नीचे की तरफ ज़्यादा चले जाता है। अब फिर विलाय 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 विलाय, और फिर इसी विलाय होते होते इस विलाय, एक विलाय ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अंदर की तरफ चले जाता है, नीचे की तरफ। अब फिर ऐसे ही विलाय विलाय विलाय, फिर इस तरह से नीचे की तरफ ऐसा विलाय होता है जो नीचे की तरफ ज़्यादा अंदर चले आता है। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं बच्चों, ये तो एक्चुअली में विलाय है। अब पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोलिएगा बच्चों, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्लाइका।
पूरे स्ट्रक्चर को अप्लाई। अब प्लाइका में भी फोल्डिंग तो उसको बोलेंगे विलाई। अब विलाई के बीच बीच में ये जो थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ चले गया है, ये क्या है सर? यही है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं क्रप्ट ऑफ लेबर खून। क्रप्ट ऑफ लेबर खून ये एक तरह का क्या है बच्चों? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? दो विलाई के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट बिटवीन विलाई। क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यहीं से हो गया, यही इतने सारे ही स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहता था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देख लिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही वॉल में प्लाइका होता है। प्लाइका में भी देखिएगा फर्दर फोल्डिंग होता है जिसको विलाई बोलते हैं। अब विलाई के अंदर में भी देखिएगा तो फर्दर फोल्डिंग जो होता है वो होता है मैक्रोविलाई। और ये किस तरह का टिश्यू से बना होता है? सिंपल कोलुमनर विथ ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से बना होता है। मैंने जब इसी पूरे प्लाइका के स्ट्रक्चर को जब मैंने देखा तो उसमें फोल्डिंग दिखा, तो जिस फोल्डिंग को दिखा वो फोल्डिंग विलाय है। और इस विलाय के बीच बीच में अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोल्डिंग होता है। उस फोल्डिंग को हम बोलते हैं क्रप्ट ऑफ लीवर खून, जो एक तरह का इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो विलाय के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। और अगर फर्दर इस यहाँ पे इस वाले क्रप्ट ऑफ लीवर खून में यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं बच्चों, और इसी सेल से सिक्रेशन होता है। इसी सेल से सिक्रेशन होता है और ये सेक्रेटरी मटेरियल फिर इंटेस्टाइनल में भेज देता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लिवर खून, क्रप्ट ऑफ लिवर खून, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड इससे किस तरह का सिक्रेशन निकलता है और कहाँ पे एक्शन करता है और किस चीज़ में हेल्प करता है, मैं आगे बताऊंगा। बस अभी स्ट्रक्चर जानिए बच्चों। तो यहीं तक था आपको जो मैंने नहीं बताया था पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में मैं यहाँ पे बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलिए बच्चों, नोट मेरा बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला लीजिए। जो ड्रॉपर्स के लिए जो नोट बनता है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इस नोट्स को बनाइए और जो पढ़ाता हूँ उसको समझिए। और अगर नहीं समझे फिर से वीडियो देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए और बार बार मेहनत कीजिए। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो कब मेहनत कीजिएगा बच्चों? एक साल जो ड्रॉपर हैं, एक साल दिए और नहीं हो पाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी हुआ, मेहनत नहीं किए। तो इसका मतलब अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर और कितना साल आप ड्रॉप कीजिएगा। तो इसी वजह से अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर बेकार है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन देखिए बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का प्लाइको सर्कुलराइज नहीं होता है। प्लाइको सर्कुलराइज नहीं होता है। और ना ही विलाय होता है। बोथ आर एब्सेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं बोथ आर एब्सेंट। तो प्लाइको सर्कुलराइज एंड विलाई बोथ आर एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड आर कंप्लीटली एब्सेंट। यहां पे मैं एब्सेंट डायरेक्ट लिख देता हूं, बिल्कुल एब्सेंट होता है। हाँ, लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन किसका एब्जॉर्प्शन होता है? सिर्फ और सिर्फ पूछा जा सकता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ क्या लगभग मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और
जो ड्रग्स बनते हैं हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन ही करता है, लेकिन डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्लैको सर्कुलराइज या विलाई ये सारे फोल्डिंग्स लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन जो जैसे कि मैंने पिछले फिगर में लार्ज इंटेस्टाइन का भी चैप्टर में लेक्चर में हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का भी फिगर बनाया था, तो उसमें मैंने सारे स्ट्रक्चर को बताया था। तो मेन 3 स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो नया बुक आया है उसमें कॉलोन को फर्दर हमने बांटा था, एक असेंडिंग, एक ट्रांसवर्स, एक डिसेंडिंग। लेकिन ये 3 ही कॉलन नहीं, और एक कॉलन है जो कि पुराने बुक में मेंशन नहीं है, न्यू जो एनसीईआरटी बुक आया है उसमें मेंशन्ड है। कॉलन का और एक पार्ट है, चौथा पार्ट, जिसको हम सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं। तो जो नई बुक एनसीईआरटी का है उसमें आप देखिएगा, उसमें सिग्मोइड कॉलन मिलेगा। क्लियर? तो हम अब लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितने पार्ट में। तो मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। तो देखें बच्चों, स्ट्रक्चरली 3 मेजर regions of the large intestine are कौन कौन है बच्चों? सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। कौन सा है बच्चों? सीकम, जो एक ब्लैंड सैक होता है, एक ही तरफ खुला होता है, इसी वजह से इसको ब्लैंड सैक बोलते हैं। और ये इसी सीकम में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, यानी वर्मी फॉर्म की तरह होता है, इसी वजह से उसको बोला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहीं पे सीकम में ही होता है। और दूसरा है कॉलोन, और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, उसी के साथ एनाल कैनाल भी होता है। तो ये 3 मेन रीजन में बांटा गया है। तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं कि सीकम में क्या होता है, कॉलोन में क्या, रेक्टम और एनाल कैनाल, तीनों को पढ़ें बच्चों। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए सीकम, और सीकम का स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, CAECUM। तो फर्स्ट है सीकम, जो एक ब्लाइंड सैक है। ठीक है, एक ऐसा थैला जो एक ही तरफ खुलता है, इसी वजह इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं। अगर सीकम की बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ पे एक तरह का सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ होस्ट्स, मतलब रहता है होस्ट्स सम सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर बच्चों? अब ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका काम क्या है? जरा देखिए बच्चों, इसका क्या काम है, मैं यहां पे लिख देता हूं। विच हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था, विटामिन के और विटामिन बी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सीकम में प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा और एक काम है ऑल्सो मेंटेन लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी मतलब हमारे अंदरूनी से जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उस चीज़ को मेंटेन किए रखता है ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म। बाहर से किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये उनसे लड़कर उसको मार देगा। इसी वजह से लोकल इम्यूनिटी अगर मेंटेन रहता है तो उसको जल्दी डिजीज़ नहीं होता है, या कोई बहुत जल्दी वो बीमार नहीं पड़ता है।
तो हमें चाहिए लोकल इम्यूनिटी को, जो खासकर अपने खाने में कर्ड यानी दही दही रखता है अपने खाने में, तो कहा जाता है उसका लोकल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। दही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और साथ ही साथ जो अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर अपने हमारे लोकल इम्यूनिटी को और स्ट्रांग कर देता है। इसलिए अपने खाने में दही को शामिल करें, यानी कर्ड को शामिल करें। क्लियर? तो लोकल इम्यूनिटी और विटामिन बी का प्रोडक्शन करता है ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीकम में प्रेजेंट होता है। और सीकम में आपको एक बहुत ही अहम, समझिए तो बहुत अहम आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि मैंने बनाया भी था, जिस स्ट्रक्चर को हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। जिस स्ट्रक्चर को हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है, जो एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल लिम्फाइड ऑर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखिएगा। किस तरह का ऑर्गन है? वेस्टिजियल लिम्फाइड ऑर्गन है। क्लियर बच्चों? हाँ, किसी को अपेंडिसाइट्स हो जाता है यानी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ इसको ऑपरेशन करके निकाला भी जा सकता है। तो ये है सीकम की बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं सीकम, दूसरा पार्ट है कॉलोन। तो पढ़ें बच्चों, तो दूसरे पेज में जाते हैं। दूसरा पार्ट है कॉलोन। कॉलोन की बात किया जाए तो कॉलोन को भी फर्दर बांटा गया है। कौन कौन बच्चों? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, और तीसरा है डिसेंडिंग कॉलोन, और लास्ट, जैसे कि मैंने बताया अभी कि लास्ट वाला जो कॉलोन है, जो कि पुराने बुक में मेंशन नहीं है लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कॉलोन। क्लियर बच्चा? कॉलोन को बांटा। उसके बाद कॉलोन में जो होता है एक चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने फिगर में बताया था। मैं अभी दिखा देता हूँ बच्चों फिगर में। जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो है कॉलोन है, ठीक है। अब ये कॉलोन, ये हुआ असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग कॉलोन। आइए कॉलोन में देखिए, ये चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। इस चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर को हम हॉस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉस्टा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं चेम्बर ऑफ कॉलोन, जिसको हम हॉस्टा कहते हैं। क्लियर? और कॉलोन में आपको दो तरह का मसल्स दिखता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। ये देखिए, मैंने रेड पेन से यहाँ पे बनाया है, सर्कुलर बनाया है बीच बीच में। ये एक तरह का मसल्स है जो कि जिसको हम सर्कुलर मसल बोलते हैं। और ये ब्लैक पेन से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का बनाया है पूरे। देखिए ये 3 गो, 1 2 3 बनाए। ये भी एक मसल्स है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं, जो 3 गो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ये दोनों मसल्स मिलकर लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, जिसके वजह से आसानी से पचा हुआ फूड का मूवमेंट हो सकता है इधर से इधर की तरफ। क्लियर? तो वहाँ पे कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं। कौन कौन स्मूथ मसल्स होते हैं बच्चों? एक तो लॉन्गिट्यूडनल, जो कैगो होता है? 3 गो, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद और एक होता है सर्कुलर मसल्स, जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा। ये फिगर मैं पिछले लेक्चर में बना के अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये था कॉलोन के। लास्ट स्ट्रक्चर है, जो तीसरा स्ट्रक्चर है मेन,
जिसको हम कहते हैं रेक्टम, या उसी में आता है एनाल केनाल। ठीक है, रेक्टम का काम क्या है बच्चों, ये स्टोरेज करता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड ये रेक्टम में ही स्टोर होता है। इसी वजह से मैं लिख सकता हूं कि रेक्टम फॉर स्टोरेज, रेक्टम किसके लिए है, फॉर स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया रखता है। ठीक है, उसी में है एनाल केनाल, बस इतना ही काम है रेक्टम का, और उससे ज़्यादा कोई काम नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और दूसरा है एनाल केनाल की बात किया जाए तो एनाल केनाल में भी कुछ होता नहीं है, इसमें दो तरह का गार्ड लाइक स्फिंक्टर होता है, वाल्व नहीं बच्चों, स्फिंक्टर होता है। तो एनाल केनाल की अगर बात किया जाए तो इसमें गार्डिंग के लिए दो स्फिंक्टर लगा होता है, तो गार्डेड बाई टू टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर्स मतलब बच्चों जिसमें दोनों तरफ आ जा सकता है, वाल्व जिसमें यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ एक बार चले गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन स्फिंक्टर में एक बार जाए तो दोबारा वापस आने का भी चांस होता है, उसी को स्फिंक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे एनाल केनाल में दो स्फिंक्टर लगा होता है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल में होता है बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलंटरी मसल्स का बना होता है, वो वॉलंटरी होता है, यानी हमारे कंट्रोल में होता है। हम चाहेंगे तो खुलेगा वो स्फिंक्टर, नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो उसको आपको तो खोलना पड़ेगा ही ना। तो बाहर की तरफ, और वो कौन सा मसल से बना होता है, वो वाला स्फिंक्टर स्केलेटल मसल से बना होता है बच्चों, क्लियर। और जो अंदर की तरफ जो होता है दूसरा स्फिंक्टर, जो अंदर की तरफ होता है वो इनवॉलंटरी होता है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जब भी प्रेशर पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये स्मूथ मसल से बना होता है, क्लियर बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को मैंने, जो भी कॉन्सेप्ट है एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे बता दिया है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ें खोलकर ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर होता हुआ चले जाए। चिंता नहीं कीजिए बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी खुद रीडिंग करवा के एक एक कैसे पढ़ना होता है, एनसीईआरटी में कौन कौन पॉइंट हाईलाइटेड होता है वो सब करके मैं बताऊँगा, चिंता ना कीजिए बच्चों। ठीक है, ये था लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ बातें। ठीक, देखिए बच्चों, मैं नोट में एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ से कि एक बार क्वेश्चंस आया था, कब आया था ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर एक बार क्वेश्चंस मैं देखा हूँ उससे रिलेटेड, तो नोट में करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं हीमोरॉइड, या उसी को पाइल्स भी कहते हैं, दोनों में कोई भी वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा, पाइल्स। ये हीमोरॉइड एक तरह का बीमारी है बच्चों। ये बीमारी उसको होता है जिसको कि कॉन्स्टिपेशन का वो जो शिकार है। होता क्या है बच्चों कि ये एनाल केनाल, मान लेते हैं ये मैं लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन मान लेते हैं ये रेक्टम है, और ये तो जानते ही हैं ये क्या है बच्चों, एनाल केनाल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं बहुत दिन से किसी को टॉयलेट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गया है, तो होता क्या है बच्चों, जो वेस्ट मटेरियल जो निकलने वाला होता है वो आपके
ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो मान लेते हैं ये वाल है, यहाँ पे जमा जमा होकर चिपक जाता है, ये चिपक जाता है। तो ये तो वेस्ट है, ये चिपक गया है, और ये बहुत दिन तक अगर रह जाएगा तो कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। यानी ये रेटेन वेस्ट मटेरियल जो कि चिपका हुआ है वाल में आपका। और फिर कभी खाए आप, खाना पीना डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल बना, और वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, निकलना चाह रहा है, निकलेगा। तो अब ये तो वेस्ट मटेरियल, ये तो सामने में चिपका हुआ है, और ये वाल को थोड़ा क्या किया हुआ है, आपके जो कैविटी है यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो रास्ता है इसको तो थोड़ा छोटा किया हुआ है। अब वो वेस्ट मटेरियल जो आना चाहेगा वो उसको आने नहीं देगा ये, क्योंकि ये सड़ा हुआ, ये चिपका हुआ जो कि आपके रास्ते को क्या किया है, पतला कर दिया है, नहीं आना चाहेगा। तो आपके अंदर तो वो आ गया है, प्रेशर लग रहा है, आपको वहाँ से सिग्नल दे रहा है माइंड को कि भाई वेस्ट मटेरियल उसको निकालो। आप बाथरूम गए, आप बैठे, अब बहुत ज़्यादा कस के प्रेशर लगाए, लेकिन थोड़ी सा निकला, फिर पूरे तरह से नहीं निकला। यानी कि आ रही है, मालूम चल रहा है कि हाँ आ रही है कुछ, लेकिन जब आप करने के लिए बैठे आ ही नहीं रही, आ रही है लेकिन एक्चुअली में आई नहीं। ये होते रहता है जब आप बाथरूम में जाते हैं, मतलब उठते बैठते हैं, इस तरह से करते हैं। तब उस शर्त पे क्या होता है, आप जब इसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ पे होता है क्या, इस रेक्टम के वाल में छोटे छोटे वेन्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे वेन्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैं बड़ा बड़ा करके बनाया, वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रेशर बहुत ज़ोर से लगाए, ये सारे वेन्स क्या हो गया, आपके प्रेशर के वजह से ये निकल गया, और निकल के बड़ा हो गया। यहाँ पे ये देखिए बड़ा हो गया आपके वेन, ये सारे वेन्स बड़ा हो गया। और जो वेन यहाँ पे होते हैं वो जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, एनाल कैनाल में होते हैं, ये वेन्स तो बड़े होके क्या होते हैं, आपके प्रेशर के वजह से ये एनस के थ्रू बाहर भी निकल जाता है। ये देखिए बाहर निकल गया, बाहर भी निकल जाता है ये वेन्स। इसी वेन को हम बोलते हैं रेक्टल, चूंकि रेक्टम में प्रेजेंट है इसी वजह से इसको बोलते हैं रेक्टल वेन, जो कि आपके प्रेशराइज के वजह से ये सारे वेन्स इनलार्ज हो गया, और कुछ वेन्स जो कि एनस के करीब है वो तो बाहर भी आ जाते हैं, और फिर आपके प्रेशर्स के वजह से ये रेटेन समेत क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसके वजह से साथ में ब्लड भी निकलता है। और आप देखते ही घबरा जाते हैं, क्या हो गया मुझे तो टॉयलेट के रास्ते से ब्लड आ रहा है। तो कुछ नहीं हुआ है बच्चों, आपको हेमोरॉइड हुआ है, जो रेक्टल वेन के इनलार्जमेंट के होने से आपके स्टूल के साथ साथ ब्लड आ गया। तो हेमोरॉइड कुछ नहीं है, हेमोरॉइड एक तरह का बीमारी है जो रेक्टल वेन्स के बड़ा होने के वजह से वहाँ से ब्लड आता है। क्यों होता है ये, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत दिन तक आपको कॉन्स्टिपेशन से है, तो ज़्यादा दिन तक का कॉन्स्टिपेशन के वजह से ये हेमोरॉइड बीमारी होता है। क्लियर, इसी वजह से यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा इनलार्जमेंट ऑफ क्या, रेक्टल वेन, ड्यू टू क्यों होता है, ड्यू टू प्रोलोंग कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत। क्लियर हुआ बच्चों? तो उम्मीद करते हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं सोचा कि मैं इसको नोटेड पॉइंट में लिख के बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हो सकता है बदल के दूसरे फॉर्म में पूछ ले। क्लियर बच्चों? अब जो है एलिमेंट्री कैनाल का मैं चाहूँगा कि एक एनसीईआरटी में एक फिगर बनाया हुआ है, उस एनसीईआरटी में आपका पूरे गट का इंटरनल स्ट्रक्चर को, लेयर को दिखाया गया है कि गट में यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितने लेयर्स होते हैं।
जो एनसीईआरटी में भी फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये गट है, गट में जो है ये लेयर है। ये देखिए, बाहर से अंदर जाइए या अंदर से बाहर जाइए। अगर बाहर से अंदर जाइएगा तो फर्स्ट लेयर आपको सिरोसा दिखेगा। पहला जो लेयर आपको दिखेगा बच्चों वो क्या दिखेगा? सिरोसा दिखेगा। और उसके बाद अंदर, उसके जस्ट बाद आपको दूसरा लेयर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं मस्कुलराइज। क्या बोलते हैं बच्चों? मस्कुलराइज बोलते हैं, या उसी को हम मस्कुलराइज एक्सटर्ना भी बोलते हैं। और उसके भी अंदर अगर जाइएगा तो मिलेगा आपको सब म्यूकोसा, और उसके भी अंदर जाइएगा तो मिलेगा आपको म्यूकोसा, और उसके अंदर हो गया ये कैविटी, पूरे का पूरे होल होता है जिसके थ्रू पूरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट भोजन का होता है। अंदर से बाहर पूछे या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर पूछेगा तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलराइज एक्सटर्ना, उसके बाद सेरोसा। यही ना बच्चों? देखिए बच्चों, मैं ये तो एनसीईआरटी में इसमें जो है पूरे अच्छे से डिटेल से हर चीज़ को नहीं बताया है, लेकिन आपको मैं अपने से इसी गट का जो लेयर जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, मैं उस लेयर को बताऊंगा। अपने से एक एक फिगर को मैं डिराइव करूंगा, बनाऊंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी यहाँ पे ये एनसीईआरटी का, चूंकि ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, इसीलिए मैं एनसीईआरटी का ये फिगर दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इस फिगर को मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, जिसमें आपको हर चीज़ डिटेल से आपके सामने बनाऊंगा, ताकि एक एक चीज़ आप देख सकें कि कहाँ पे क्या होता है। और सारे लेयर्स को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। जैसे कि ये कैसे एक्सप्लेन, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ सेरोसा लिख दिया, लेकिन सेरोसा को भी देखिएगा तो फर्दर इसमें दो लेयर होता है, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर वाला जो होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और इनर वाला जो होता है वो मेसोथेलियम से बना होता है, मेसोथेलियम से बना होता है। ठीक है, इसको हम मस्कुलराइज एक्सटर्ना भी बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे मस्कुलराइज लिख दिया तो हम इसको मस्कुलराइज एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसमें भी फर्दर दो लेयर होता है मस्कुलराइज एक्सटर्ना में, इंटरनल और आउटर। इनर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, और आउटर वाला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल। तो जो बाहर वाला है एक्चुअली में देखिए ये गोल गोल दिख रहा है, लेकिन ये गोल गोल सर्कुलर नहीं है बच्चों। ये चूंकि ऐसा होता है ना, ऐसा ये गट है, ये तो मैंने एक, जैसे कि ये है, इसको मैंने काटा और काट के तब बनाया है, इसी वजह से आपको ये सर्कुलर दिखेगा। लेकिन चूंकि ये ऐसा होल टाइप का होता है ना, इसीलिए ये चूंकि सर्कुलर दिख रहा है, एक्चुअली में ये सर्कुलर नहीं, ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और ये होता है सर्कुलर, इस तरह से इस तरह से इस तरह से घुमा घुमा होता है। जो अंदर वाला वो सर्कुलर, और जो बाहर वाला होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। फिर अंदर में जो है ये तीसरा लेयर है जिसको हम सबम्यूकोसा बोलते हैं। सबम्यूकोसा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इस लूज, ये जो सब म्यूकोसा है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनसे बना होता है। उसमें भी फर्दर अगर मैं आपको उसके अंदर भी दिखाऊं ले जाके माइक्रोस्कोप में, तो वहाँ पे आपको सबसे पहला माल्ट मिलेगा। ये माल्ट मतलब क्या होता है बच्चों? सुनिए बच्चों, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता है। साथ ही साथ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी होता है, इसमें होता है। तो ये सारा चीज कहाँ पे बना है, मैं आपको ये सब कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने हाथ से बना के बताऊंगा। उसी तरह म्यूकोसा की बात किया जाए तो म्यूकोसा में भी फर्दर 3 लेयर होते हैं बच्चों, 3 लेयर होते हैं। जो सबसे पहला लेयर अगर अंदर के जो बाहर से, चूंकि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं इसीलिए सबसे पहला बाहर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलराइज। बुक में मैं गोज रहा हूँ बच्चों, सॉरी, आप लोगों के लिए क्या करूँ मैं। तो बाहर वाला जो म्यूकोसा का जो फर्स्ट लेयर होता है बाहर की तरफ से, उसको हम बोलते हैं मस्कुलराइज म्यूकोसा, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है। सब बात जान लीजिए बच्चों, जो कि स्मूथ मसल से बना होता है। फिर उसके अंदर में म्यूकोसा, ये मस्कुलराइज म्यूकोसा के अंदर में और एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं लेमिना प्रोपेरिया।
ठीक है। और ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक। अब फिर उसके अंदर और एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम, क्योंकि वो एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है ना, इसी वजह से एपिथेलियम बोलते हैं। तो म्यूकोसा में भी फर्दर 3 लेयर होता है, मस्कुलराइज म्यूकोसा, लेमिना प्रोपेरिया, एपिथेलियम। मस्कुलराइज म्यूकोसा जो स्मूथ मसल से बना होता है, लेमिना प्रोपेरिया जो लूज कनेक्टिव, और ये एपिथेलियम से तो मालूम चल रही है एपिथेलियम से बना होता होगा। तो देख लिया बच्चों, ये तीनों लेयर, तो यानी कुल मिला के आपका बाहर से अंदर की तरफ जाइएगा तो कुल मिला के आपका 3 लेयर से बना हो, 3 बोलते हैं, सॉरी बच्चों 4 लेयर से बना होता है। सेरोसा, मस्कुलराइज एक्सटर्ना, तीसरा सब म्यूकोसा, और चौथा म्यूकोसा। ये तो ये एनसीईआरटी का है, आप लोग भी अगर चाहें तो ये सब लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अपने हाथ से इसी गट के सारे लेयर्स को हम बनाएंगे और उसमें ये सब कुछ को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये 4 लेयर याद रखिएगा, चाहे वो बाहर से अंदर पूछेगा तो मस्कुलराइज, मस्कुलर एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। और अंदर में तो ये ल्यूमेन होता ही है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो गट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और साथ ही साथ कुछ सेल अपने अपने हार्मोन्स एंजाइम को सिक्रेशन करता है, वो कैसे करता है और उसको कंट्रोल कौन करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि रहने दूँ और अगले लेक्चर में इस चीज़ को बताऊँगा। ये गट से रिलेटेड जो भी बात बस बहुत कम ही है, वो छूट गया है, उसको बताऊंगा। और साथ ही साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी स्टार्ट करूंगा मैं। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट माउथ में जो हमारे बकल कैविटी में जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, पहले वहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद अंदर स्टमक में जाऊंगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, पेनक्रियास, लीवर, इस तरह से पूरे चैप्टर आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं तक रहने दीजिए, पढ़ते रहिए और आप लोग मेहनत कीजिए बच्चों। सबसे बड़ी बात होता है कंसिस्टेंसी। आप अपने कंसिस्टेंसी को अगर मेंटेन किए रखते हैं और फिर हार्ड लेबर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नीट में ऐसे ही क्वालिफाई। इतने 15 लाख 20 लाख बच्चे बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके डर गए हम, तो डरना नहीं है बच्चों। 15 लाख 20 लाख बच्चे यानी तादाद को देखकर, इतनी सारी संख्या को देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो सब बिल्कुल भीड़ लगाने के लिए हैं। लेकिन एक्चुअली में जो पास करने वाले हैं वो बहुत कम ही होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो एक्चुअल में पढ़ के आते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। तो मेहनत करके जाइए, भीड़ लगाने के लिए मत जाइए, मैं तो यही कहूँगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच।